नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो ये था कि जब भी मैं आजम खान साहब के द्वारा सार्वजनिक मंचों पर, टीवी बाइट में या जहां भी बोलने का मौका मिलता था, वहां पर उनके द्वारा बोले गए शब्दों को सुनता था, जिसमें वो कहते थे कि मैं बकरी चोर हूँ, मैंने भैंसें चुराई है, मैंने बकरी चुराई है, मैंने मुर्गी चुराई है, मैं बड़ा चोर हूँ। तो मुझे लगता था कि यार, इतना बड़ा आदमी जो उत्तर प्रदेश के मायावती के बाद सबसे भ्रष्टतम सरकार में कैबिनेट मंत्री स्तर पर हो, उसने इतनी बेईमानी तो जरूर की होगी कि उसे मुर्गी चुराने की जरूरत नहीं है। बेशक वो स्व हमको ईमानदार घोषित करवाते रहे हों, और मुझे भी यह आशंका है कि आजम खान ईमानदार है, तो मुझे ये बड़ा बुरा लगता था। बेशक मैं आजम खान की राजनीति और आजम खान के पार्टी की राजनीति को चिमटे से भी छूना पसंद ना करूं, लेकिन फिर भी समाज में रहने वाले लोगों का सामाजिक तिरस्कार, सामाजिक अपमान हम सामाजिक लोग नहीं चाहते। आपका उनसे राजनीतिक अदावत है, आप उनको राजनीति के मैदान में दो हाथ कीजिए, उनको राजनीतिक पटखनी दीजिए, उनकी राजनीति समाप्त कीजिए, राजनीतिक रूप से उनसे लड़िए और अपने आप को बेहतर साबित करिए। ये आपका काम है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई आपके विरोधी विचार का आदमी हो, उसका अपमान इस तरह से सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। लेकिन मित्रों, जब से आजम खान के सितारे गर्दिश में हुए, अखिलेश यादव ने उनको अपने से अलग किया और अब आजम खान के विरुद्ध सारी जांच एजेंसियों का मुंह आजम खान और उनके परिवार के तरफ घुमा, तब रोज रोज नई नई खुलासे हो रहे हैं। और सबसे बड़ा बात है कि ये सब ऑन रिकॉर्ड हो रहा है, टीवी कैमरा के मौजूदगी में हो रहा है। ये कोई नहीं कह सकता कि बाहर से ले आकर के कोई सामान रख करके बताया जा रहा है कि यह चीज आजम खान के घर से बरामद है। उस कड़ी में आज एक घटना हुआ। आजम खान ने एक बड़ा मजबूत कंक्रीट का दीवार चुनवा रखा था। जांच एजेंसियों को लाख बार भी जांच करने पर उस दीवार के अंदर कुछ होने की कोई सबूत नहीं थी। लेकिन होता क्या है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि पाप का घड़ा फूट के बाहर निकलता है। कुकर्म कितना हो ज्यादा पर्दे में की जाए, वो खुल के बाहर निकलती है और एक न एक दिन चीख चीख करके खुद के होने की सबूत देती है। वही हुआ आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम के दो नजदीकी मित्रों की एक गिरफ्तारी हो गई किसी और मामले में। वो मामला इससे रिलेटेड नहीं था। उन लोगों ने अब्दुल्ला आजम से मदद मांगा। चूंकि अभी सरकार अखिलेश यादव की नहीं है और अब्दुल्ला आजम स्वयं ही फरारी में है और उन पर कई केस है, फर्जी डिग्री, फर्जी सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र फर्जी जैसा कई केस उनके ऊपर है। वो स्वयं भी जेल यात्रा से वापस आ चुके हैं। इस टाइम वो लाचार थे, वो कुछ कर नहीं सकते थे। उनके मित्रों को बड़ा बुरा लगा और उन्होंने कहा कि भाई, हमारी जरूरत आपको थी तो हमने खूब आपका मदद की, कई तरह के गलत अच्छे काम किए। आज एक छोटी सी जरूरत पर आप मेरे काम नहीं आए, तो उन्होंने वो सारा भेद खोल दिया जिसके वो राजदार थे। पुलिस के जांच में उन्होंने बताया कि 2-3 कमरे जो दीवार से चुनवा गए हैं, असल में उसके पीछे कमरा है और बहुत बड़ा तहखाना है। पुलिस उनको लेकर के गई और उस दीवार को तुड़वाई। टीवी कैमरा सब कुछ मौजूद था, सारे लोगों के मौजूदगी में हुआ दीवार तोड़ा गया। वो हम सब लोगों ने टीवी पर भी देखा। जानते हैं उस दीवार के अंदर क्या बरामद हुआ? आलिया मस्जिद के ओरिजिनल दस्तावेज, बेशकीमती पुस्तक और हैंड राइटिंग कुरान, जो जिसका कीमत लगाया ही नहीं जा सकता। उसका कीमत एक मुसलमान ही बता सकता है कि वो कितने कीमत की होगी, जो हैंड राइटिंग कुरान है। आलिया मस्जिद के फर्नीचर्स मिले और कई सारे डॉक्यूमेंट्स मिले। मस्जिद से चोरी की गई बेशकीमती किताब, वो भी एक कमरे में चुनवा करके रखने के पीछे आजम खान और उसके बेटे का क्या उद्देश्य था, ये तो वही बताएंगे।
और ये सीधा सीधा चोरी है। और पुस्तकें चोरी करना और पैसा चोरी करना, चोरी तो दोनों ही है, इसमें कुछ अलग तो है नहीं। तो आजम खान क्या इतने निचले स्तर पर आ गए हैं कि वो जब मंत्री थे तो देश के मस्जिदों से बेशकीमती चीजों की चोरी कर लेते थे, क्योंकि मंत्री को एक्सेस है, वो कहीं भी जा सकता है, और मुसलमान है तो मुसलमान होने के नाते मस्जिद में जाने का वैसे भी उनको प्रिविलेज है। तो क्या वो जिस मस्जिद में जाते थे और वहां कोई बेशकीमती चीज मिलती थी तो उसको चुरा लेते थे और चुरा करके अपनी निजी मिल्कियत बता देते, जैसा कि आज बरामदगी हुई है। यह घिनौना कृत्य देख करके आजम खान पर से मेरा भरोसा उठ गया, और अब मुझे लगने लगा कि आजम खान क्यों संयुक्त राष्ट्र में बार बार मुस्लिम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है और देश का नाम बदनाम करा रहे थे। असल में आजम खान वाकई में बदनाम आदमी है, खराब आदमी है। उनको अपनी कुकृत्यों को ओपन हो जाने का खतरा था, इसीलिए वो चाहते थे कि संयुक्त राष्ट्र में यह मामला चला जाए और संयुक्त राष्ट्र के दखलंदाजी से मेरे ऊपर के सारे करप्शन के चार दबाव में सरकार बंद कर दे और ये जितने पाप कर्म कुकर्म हमने किए हैं उस सब पर पर्दा हो जाए। लेकिन यह योगी आदित्यनाथ की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। अंतर्राष्ट्रीय कोई भी एजेंसियां अब भारत के विरुद्ध आंख उठा करके देखने की हिम्मत हमाकत नहीं करती है। उसका स्थिति यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका और रूस में रूस के राष्ट्रपति के मुंह पर हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया कि युद्ध का जमाना नहीं है, आपका यूक्रेन से युद्ध मुझे अच्छा नहीं लगा और जमाना के हिसाब से युद्ध बंद कर दीजिए। जिसकी आज एक तीसरी महाशक्ति फ्रांस की इकोनॉमी दुनिया में सबसे मशहूर मानी जाती है। एटमी हथियार बनाने और फाइटर प्लेन बनाने में दुनिया में उसका प्रथम स्थान है। वहीं का राफेल विमान हम लोग लिए हैं जिसकी मारक क्षमता धरती पर सबसे ज्यादा है। उस महाशक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्रपति ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से हम सब अनुग्रहित हैं और उनका नीति बहुत बढ़िया है और हम इस पर गौरवान्वित हैं कि हमारे देश पर, हमारे ग्लोब में, हमारे धरती पर, हमारे जमाने में एक नरेंद्र मोदी नाम का प्राणी भी है जो देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक है। तो कोई एजेंसी हमारे विरुद्ध जांच की हिमाकत कैसे करती, जबकि पता है कि मोदी योगी की सरकार में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, नहीं हो। आजम खान इन्हीं सब चीजों से बचना चाहते थे। आज की जो मेरा मुख्य विषय है वक्फ बोर्ड की जमीन की सर्वे, वो आजम खान जैसे लोगों को ही बेपर्दा करते हैं और इन्हीं के जैसे लोग परेशान होते हैं। मित्रों, इसके पहले योगी आदित्यनाथ ने एक फैसला लिया था कि उत्तर प्रदेश में जितने मदरसे हैं उसकी सर्वे की जाए और उसको उन्होंने जिलाधिकारी स्तर के सक्षम अधिकारी के जिम्मे लगाया था। उसका रोड मैप ये था कि भाई आप मदरसे में जाइए, 5 चीजों की मालूमात कीजिए। पहला कि मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, उस सिलेबस का मापदंड क्या है। दूसरा कि उसमें जो आमदनी आ रही है उसका स्रोत क्या है। तीसरा कि मदरसे की स्थिति क्या है। और चौथा कि उसमें बच्चे जो रह रहे हैं उनको वो सारी सुविधाएं मिल रही है क्या जो एक बच्चों के स्कूल में और बच्चों के बेहतरी के लिए होना चाहिए। और पांचवा कि क्या इसमें कोई बाहरी दखल जैसा कोई चीज है। इस पर सबसे ज्यादा विरोध भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक विरोधियों ने किया और मुस्लिम प्रस्त राजनीति करने वालों ने किया। उन सब के मुंह पर राजनीतिक कालिख तब पुती जब इस्लामिक संस्था के सबसे बड़े बॉडी उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष ने उलेमा काउंसिल की मीटिंग बुलाई और उस सारे मीटिंग में देश भर के उलेमाओं के मौजूदगी में यह आम राय बना कि इससे बढ़िया बात इसके पहले किसी ने नहीं किया है जो योगी आदित्यनाथ ने किया है। और इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष जनाब ने कहा कि यह बहुत बढ़िया है और मैं योगी आदित्यनाथ का खैर मकदम करता हूं, लख लख बधाइयां देता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने इतना बढ़िया मुस्लिम हित के लिए कोई निर्णय लिया है। इसके पहले मुस्लिम हित ऐसी इससे पहले कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ है। तब उन सब लोगों के मुंह इतनी सी होगी। मित्रों, उसमें मानना क्या था कि जो मदरसे चल रहे हैं वो मैं भी पहले भी कहा था अपने एक संबोधन में कि 2 तरह के मदरसे हैं। एक मदरसा एक घर में चल रहा है जिसमें 10 बाई 10 के कमरे में 50 बच्चे बैठे हैं, उनको एक दूसरे पर खड़ा होने का भी जगह नहीं है।
और 100-200 रुपया उसमें जकात आ रहा है, जिसपे उनकी भरण पोषण हो रहा है। ना तो उनके पास किताब है, ना टाट है, ना चटाई है, ना पंखे हैं। बड़ी दुर्दिन में स्थिति है उनकी। जबकि उसी दूसरे मदरसे में 10 लड़के हैं और 10 करोड़ रुपया चंदा आ रहा है, वह वातानुकूलित व्यवस्था है, और उस पैसे पर वहां के मुल्ला मौलवी ऐश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी के सर्वे से एक बात पता होगा कि उनको लगेगा कि भाई ए मदरसे की पैसा बी मदरसे में खर्चा करके मदरसे का पैसा मदरसे में खर्चा कर जाए, मुसलमान का पैसा मुसलमान में खर्चा हो, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो वैसे हमारे मंदिरों में बहुत ज्यादा धन है और हमको किसी धन की जरूरत नहीं है। लेकिन एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से तुलना तो किया जा सकता है। यह सोच से जब मुसलमानों को अवगत कराया गया तो मुसलमानों ने इसकी खैर मकदम की और राजनीतिक दलों के मुंह पर राजनीतिक काले पूरी। वही स्थिति आज वक्फ बोर्ड के जमीन में है। वक्फ बोर्ड के जमीन की सर्वे की बात जैसे ही योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, 2 लोग परेशान हो गए। पहले वो लोग परेशान थे जिनको फिर से मुस्लिम और हिंदू करने का मौका मिला, और उन्होंने कहा कि यह टारगेटेड है, मुसलमानों को टारगेट करके किया जा रहा है। जबकि इस बात पर भी कई मुस्लिम धर्मावलंबियों ने, धर्मगुरुओं ने और मुस्लिम की सबसे प्रतिष्ठित मंडी के प्रतिष्ठित लोगों ने प्रेस में आकर के कहा कि यह बहुत बढ़िया काम है और हम लोग कई दिनों से यह मांग कर रहे थे, लेकिन कोई हुकूमत हमारी इस बात को सुन ही नहीं रही थी। आज योगी आदित्यनाथ जी ने यह किया है। मैं समझ रहा हूं कि एक बार पुनः योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम हितैषी में सबसे ऊपर नाम दर्ज करा लिया है। अल्लाह इनको अपना सर्वोच्च आशीर्वाद से नवाजे, इनको अपने दुआओं में सर्वोच्च स्थान दे। मित्रों, वक्फ बोर्ड की जमीन की अवैध खरीद बिक्री, कब्जादारी और इन सबों की मांग समय समय पर कई मुस्लिम स्कॉलरों ने किया है। आज जो अकबरुद्दीन ओवैसी और असरुद्दीन ओवैसी हैं, आदरणीय भरत चतुर्वेदी जी को सादर प्रणाम। व्याख्या में भारत में इस्लामी कारण का नींव है। मैं आऊंगा, आपके इस सुझाव पर भी रखूंगा। अंत तक बने रहिए और अपना आशीर्वाद बनाए रहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना विधानसभा में आधिकारिक तौर पर प्रश्न उठाते हुए कहा है कि तेलंगाना की बहुत सारी संपत्तियां अवैध कब्जे में है, इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। और जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ यही काम कर रहे तो उनके भाई कह रहे हैं कि ये मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। मित्रों, ये क्या चीज है, इसको समझिए। सबसे पहले एक चीज आप जान लीजिए, जो जान करके आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे, कि भारत में सबसे ज्यादा लैंड बैंक किसके पास है। यह जब जानेंगे तो आपके पांव तले की जमीन खिसक जाएगी। आज प्राप्त सूचना के अनुसार सबसे ज्यादा जमीन भारत के सेना के पास है। वो स्वाभाविक भी बात है, भारत के सेना के पास रजिस्ट्री की जमीन नहीं होती। भारत सेना के पास सीमावर्ती सारी जमीन पहले 10 किलोमीटर हुआ करती थी और 50 किलोमीटर हो गई है। तो भारत के चारों तरफ 50 किलोमीटर सेना के कब्जे में है, मतलब सेना के पास सबसे ज्यादा जमीन है। यह तो स्वाभाविक है। उसके बाद रेलवे के पास जमीन है। वो स्वाभाविक है भाई, देश भर में रेल का जाल बिछा है, तो जिस जमीन पर रेल लाइनें बिछी हैं वो रेलवे की जमीन है। उसके दोनों तरफ रेलवे की जमीन होती है। रेलवे के लिए कॉलोनी की जमीन होती है, यार्ड की जमीन होती है, रेलवे की और सारी जमीन होती है। और तीसरा सबसे बड़ा जमीन वाला संस्था जानते कौन है? वक्फ बोर्ड। यह जान करके आश्चर्य होगा कि जितनी क्षेत्रफल में पाकिस्तान है, उससे ज्यादा क्षेत्रफल में भारत का मुसलमान है जिसके पास वक्फ बोर्ड की निजी जमीन है। अगर कल को भारत में गजबाए हिंद का कोई चीज पढ़ता है और उसकी मांग होती है, तो मुसलमान को जमीन खरीदने की जरूरत नहीं है, जमीन मांगने की जरूरत नहीं। उसके पास खुद की इतनी जमीन है कि 3-3 पाकिस्तान बन जाए। यह एक चिंता का विषय, सोचने का विषय, विचारने योग्य है। अब आते हैं वक्फ बोर्ड की जमीन पर जो 2 लोग परेशान है। पहला तो वो लोग परेशान है जिनको हिंदू मुस्लिम करना है और कुछ नहीं मिल रहा है योगी मोदी के विरुद्ध, तो एक ये मिल जाएगा। हो सकता है इससे कुछ तुष्टिकरण के नाम पर एक आध वोट इधर उधर हो जाए। और दूसरा सबसे ज्यादा लोग ज्यादा परेशान है, वो लोग हैं जो वक्फ बोर्ड के जमीनों को बेच रहे हैं अवैध तरीके से। उनका काम है, जमीन माफिया का काम है। 7 अप्रैल 1989 की एक रेगुलेशन है जिसमें एक बड़ा ही वाहियात किस्म का सर्कुलर पास किया गया था।
यह सर्कुलर दो ही आदमी ने इस नारे को इजाद किया है। एक तो मनोहर काशीराम जी ने एक नारा दिया था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जिससे प्रोत्साहित होकर के जगह जगह अंबेडकर साहब की तस्वीर, आदम कद प्रतिमा और मूर्ति बनाई गई। जिस जिस सरकारी जमीन पर देखा गया कि कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं देख रहा, वहां पर अंबेडकर साहब को खड़ा कर दिया गया और बाद में वो जमीन कब्जा कर ली गई। वोट बैंक के चक्कर में कोई सरकार नहीं बोली। देश भर में अंबेडकर साहब की प्रतिमा आपको चौक चौराहे पर बहुत कम मिलेगा, प्लॉट और जमीनों में ज्यादा मिलेगा, इसलिए कि वह मंशा था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। उसका रेगुलेशन से, नोटिफिकेशन से सरकार, तत्कालीन सरकार 89 में विश्वनाथ प्रताप की सरकार बनी थी, उनको मुस्लिम तुष्टीकरण करना था क्योंकि राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खोला था और मुस्लिम केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का धत्ता बना करके मुसलमानों का हितैषी बन गए थे। उसको काउंटर करने के लिए विश्वनाथ प्रताप ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जो जमीन बंजर है, उपजाऊ नहीं है, गैर यूज की जमीन है, वो वक्फ बोर्ड की जमीन हो सकती है अगर वक्फ बोर्ड उसको मन में सोच ले, चाह ले, जान ले। उसको रजिस्ट्री कराने की जरूरत है। उसने सोच लिया कि आदरणीय भरत चतुर्वेदी जी की कुछ खाली जमीन बलिया में है, वो यहाँ नहीं रहते हैं, अब तो दिल्ली में रह रहे हैं और वो खेती उती तो करते नहीं है, गंगा के किनारे वाला जमीन हमारी आंख बंद किया और वो जमीन उनकी होगी। अब चतुर्वेदी जी दिल्ली में कोर्ट में जाते रहे। वक्फ बोर्ड कहेगा कि आप दिल्ली में थे, हमने सोच लिया कि आपका बलिया वाला जमीन हमारा है तो हमारा होगा। 1995 में यही बात 95 वाली सरकार ने कहा है, जब मनमोहन सिंह साहब की पार्टी की वहां पर सरकार थी। उनने इसको बहुत तरीके से कह दिया कि वक्फ बोर्ड को और क्या क्या शक्तियां दी गई। उन्हीं दो शक्तियों से शक्तिमान होकर के वक्फ बोर्ड ने अनाप शनाप जमीनों का कब्जादारी शुरू किया। मित्रों, अब इसमें हेरा फेरी वक्फ बोर्ड वाले ही करते हैं। कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड की जमीन अल्लाह का जमीन है और उससे दीनहीन और गुर्बत में रहने वाले लोगों की सेवा होगा, उनको बसाया जाएगा, उनको रखा जाएगा, उस पर कब्रिस्तान बनेगा, उस पर मस्जिद बनेगी, उस पर स्कूल विद्यालय बनेंगे और वो मुसलमान के हितों में इस्तेमाल होगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा कि वक्फ बोर्ड वाले पहले तो हमारी जमीन, जो खाली जमीन थी, उसको कहे कि वक्फ बोर्ड का है, उसका उसका कब्जादारी किया, उसके बाद उसको प्राइवेट सेक्टरों में बेच दिया। आज उत्तर प्रदेश में प्राप्त आंकड़ा के अनुसार करीब 12-13 लाख प्रॉपर्टियां हैं। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में गांव कितने हैं? पूरे भारतवर्ष में 12 लाख गांव नहीं है और उत्तर प्रदेश में 12-13 लाख प्रॉपर्टी है, जिसमें मेरा अपना शोभा छपरा गांव, लक्ष्मण छपरा गांव, करण छपरा, धोत्री टोला, आजू बाजू में मुझे नहीं लगता कि कोई वक्फ बोर्ड की जमीन होगी। मैं पूरा बैरिया विधानसभा में दावे के साथ नहीं कह सकता क्योंकि बैरिया में कुछ मस्जिदें हैं, हो सकता है वक्फ बोर्ड की हो, लेकिन मैं जो गांव का नाम रखा, शोभा छपरा, सिंह टोला, नको टोला, करण छपरा, बाजरा टोला, धोत्री टोला, करण छपरा, दुबे छपरा, गायघाट, रुद्रपुर, ये जो गाँव कुछ है इसमें तो कोई वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है। तो इन अगर तो सोच लिए, मतलब एक एक गांव में 5-5, 10-10 वक्फ बोर्ड की जमीन होगी, तभी तो 12 लाख संपत्तियां हैं। उस 12 लाख संपत्तियों में से करीब करीब 1,30,000 संपत्तियों का पता ही नहीं है कि कहां है, क्योंकि ना तो वो रजिस्ट्री में है ना ही किसी रिकॉर्ड में है। जिन लोगों के पास वो करीब करीब 1.5 लाख संपत्तियां हैं, उन्हीं को छटपटाहट है कि जब इसका सर्वे होगा तो ये जमीन तो मेरे से ले ली जाएगी और वक्फ बोर्ड में मुस्लिम कल्याण के लिए चला जाएगा। तो सबसे ज्यादा छटपटाहट उनको है। और जिन लोगों ने इसका खैर मकदम किया है वो आम मुसलमान है, जिसको इस बात का पता है कि ये बगल वाली जमीन दादागिरी में विधायक जी, सांसद जी के गुंडा जी के चमचा जी कब्जा किए हुए हैं। चूंकि वो भी मुसलमान है, हम उनका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सत्ता उनके साथ है और सारी हुकूमतें उनकी मदद करती हैं और कायनात भी उनके सामने झुका हुआ है। उनको खुशी है कि चलिए अब योगी आदित्यनाथ जी तो किसी के सामने झुकते नहीं है और योगी नाथ जी बड़ा कोई नहीं है, जो कानून के आड़ जाएगा वो बुलडोजर के नीचे जाएगा। यह उत्तर प्रदेश में उन लोगों ने देख लिया है, चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी इलाके का हो। यह उत्तर प्रदेश में लोगों ने देखा हुआ है, इसलिए उनको योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है। अब मित्रों, इस सर्वे से होगा क्या और क्यों ये मुस्लिम हितैषी है, ये जान लीजिए। सबसे पहले क्या होगा कि बहुत सारी वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं जो रजिस्ट्री नहीं है, सरकार को पता ही नहीं कि वक्फ बोर्ड की जमीन है,
बहुत सारी जमीनें हैं जिस पर विवाद है, मतलब मेरी जमीन को वक्फ बोर्ड ने कहा कि मेरी है और हमने कहा कि मेरी है, और कोर्ट में मामला लंबित है और कोर्ट फैसला करेगी कि किसकी है, तब तक वो किसी की नहीं। कुछ वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं जो वक्फ बोर्ड के बाद है लेकिन कब्जा किसी और का है। जैसे किसी जमाने में कोई मुसलमान विधायक होता था या इलाके का गुंडा था, उसने वहां पर दुकानें बनवा दी और तरह की दुकानें चल रही है और उससे उसकी वसूली उस मुसलमान परिवार के पास हो रहा है, वो पैसा वक्फ बोर्ड में और मुस्लिम कल्याण में नहीं जा रहा है, जिसके चक्कर में ये अमानतुल्लाह खां गिरफ्तार हुआ। अमानतुल्लाह खां एक स्कूल को पहले साजिस्तन बंद करवाया, बंद करवा के उस स्कूल में दुकान बनवाया, उस दुकान से उसने किराया वसूलना शुरू किया और जब स्कूल वाले मांगने आए तो बोला कि अब ये वक्फ बोर्ड की जमीन हो गई और केजरीवाल सरकार के मदद से वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की हो गई। आसपास के लोगों ने जब इसका विरोध करना चाहा तो अमानतुल्लाह खां के गुंडों ने उनको धमका दिया और वो डर के मारे चुप हो गए, क्योंकि उनको पता था कि केजरीवाल अपने विधायक का कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मुस्लिम आक्रांता को बढ़ाने की जिम्मेदारी केजरीवाल की है। तो क्या करें? अब उत्तर प्रदेश में क्या होगा कि वो सारी जमीन रेगुलराइज हो जाएगी। अब एक चीज का पता चल जाएगा कि कौन सी जमीन सरकारी है जिस पर वक्फ बोर्ड ने अवैध कब्जा कर रखा है, तो वो सरकार उस जमीन को रिलीज कर देगी, सरकार के पास चला जाएगा। ये भी पता चलेगा कि कौन सी अधिकृत वक्फ बोर्ड की जमीन है जिस पर इमाम साहब ने कब्जा कर रखा है, तो वो भी जमीन इमाम साहब से मुक्त करके वक्फ बोर्ड में चली जाएगी। तीसरी वैसी जमीनें जो ना तो वक्फ बोर्ड के रजिस्ट्री में है ना सरकार में है, वो ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की जमीन है, या ऐसे लोगों की, मेरठ की एक प्रॉपर्टी में जानता हूं 75 एकड़ मेरठ की जमीन है, वो मेरे पास आया था मामला। मैं इसलिए जानता हूं कि वो जो बहुत बड़े अधिकारी थे वो मेरे अपने रिश्तेदार भी थे, मैं वहां बैठा हुआ था और वो केस आ गया। असल में क्या था कि एक विधवा थी, पाकिस्तान से आई थी कि पंजाब से आई थी, बट पंजाबी बोलती थी। उसका परिवार के लोगों का कई सालों से पता नहीं चल रहा, तो बुढ़िया अकेले उस 75 एकड़ जमीन पर रह रही थी और हर आदमी की नजर उस जमीन पर थी। जब बुढ़िया का देहांत हो गया तो इलाके के मुसलमानों ने मस्जिद बनाने के लिए उसको कब्जा करना चाहा और स्थानीय सांसद ने उस पर स्कूल, कॉलेज और गौशाला बनाने के नाम पर कब्जा करना चाहा। मतलब हजारों करोड़, मेरठ का वो जमीन दिल्ली के जमीन से भी महंगा, उस इलाके में जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है और वो जमीन बेशकीमती थी। खैर, हुकूमत हमेशा मुसलमान के साथ रही है, चाहे वो शासन भाजपा का हो या कांग्रेस का हो। मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड के नाम पर उस जमीन को कब्जवाने का कोशिश किया और 2-4 मजारे और कब्रें बनाना शुरू कर दिया, कृत्रिम कब्र। वक्फ बोर्ड की जमीन इस तरह से भी कब्जा होती है। अब उस तरह की कृत्रिम कब्रें जब खोदेंगे तो पता चलेगा कि नीचे तो कुछ है नहीं, वो बस रात भर में थोड़ी मिट्टी को ऊंचा करके सीमेंटेड कर दिया गया, बोला गया कि यहाँ पर पुरानी कब्जा है। जैसे दिल्ली का शानदार पार्क, उससे ज्यादा रिच इलाका दिल्ली में नहीं, और दिल्ली का हृदय है। एक तरफ स्टॉप क्लास है, दूसरी तरफ ग्रेटर क्लास है। स्टॉप क्लास से लेकर ग्रेटर क्लास तक फैला 25-30 किलोमीटर लंबा और कई 100 एकड़ में फैला रिज इलाका सोमनाथ भारती ने मुसलमानों को दे करके अवैध कब्जा करवा दिया मस्जिद के नाम पर और कब्रगाह के नाम पर, और नागलुई और वहां से सारा वहां पर मुर्दे आ रहे हैं दफनाने के लिए। इस तरह की सब जमीनें अब मुक्त हो जाएंगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सरकार को भी पता चल जाएगा कि कितनी जमीन वक्फ बोर्ड के पास ओरिजिनल है और कितनी जमीनें जिसको ओरिजिनल दिखाया जाता था लेकिन असल में ओरिजिनल नहीं है। तो कल्याण किसका होगा? मुसलमान का, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जमीन पर कोई हिंदू कब्जा कर ही नहीं सकता, उस पर तो मुसलमान ही कब्जा करेगा। मतलब एक बार पुनः साबित हो गया, जो मैं बार बार कहता हूँ, इस देश में मुसलमान का दुश्मन मुसलमान ही है, उसको हिंदू से कोई खतरा नहीं है। स्थिति वही है, नबी का नवासे को कोई बजरंग दल वाले ने नहीं मारा था, ना ही कोई हिंदू सेना ने मारा था, उनको मारने वाला मुसलमान ही था। आज भी वही स्थिति हो रही है कि मुसलमान को कोई हिंदू नहीं मार रहा है, कोई हिंदू नहीं सता रहा है। मस्जिद पर किसी हिंदू का कब्जा नहीं है, मुसलमान का कब्जा है। कल वो इस्लाम के नाम पर कब्जा करता है और बाद में वो अपने लिए कर लेता है। मेरे एक बहुत बड़े मित्र हैं, बहुत टॉप तरह के स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा था कि राकेश भाई वैसे तो ये मुस्लिम मीटिंग है लेकिन तुम चलो, तुम तो हमारे साथ चलोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं बोला भाईजान मुझे सुना नहीं जाएगा, क्योंकि वहां सिर्फ हिंदू की गाली दी जाती है। मैं एक मीटिंग में गया था, बोला चलो यार सामाजिक आदमी अनुभव तो लो। तो मैं वहां गया तो वहां पर चक्कूबाजी हो गई।
मामला क्या हुआ कि कुछ लोगों ने जकात की मांग कर दी एक मौलाना साहब से कि भाई आपके यहाँ के मस्जिद की जकात का क्या हुआ। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि मुसलमान अपने कमाई का एक फिक्स परसेंट, करीब करीब 1/3 जकात के रूप में मस्जिद में देता है और उसी जकात से मदरसे उधर से चलते हैं और मुस्लिम कल्याण का काम होता है। उस मौलाना साहब ने जकात का कोई एंट्री नहीं की थी। उन्होंने मुंह से कह दिया कि 1 लाख आया तो आप 1 लाख मानिए। लोगों ने कहा था कि इस जकात पर चर्चा होनी चाहिए। कुछ लोग गर्मा गर्मी हो गए। फिर मौलाना साहब कहा कि हम सब लोग अपने हिंदू भाइयों को भड़काने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि अब गूगल पर सब कुछ है और जब हमारा हिंदू भाई गूगल पर पक्का मस्जिद बनाने में इस्लाम में मनाही देखता है तो वो अब जगह जगह मांग करने लगा है। तो हम क्यों न इसकी पहल करें, जब इस्लाम में ही पक्का मस्जिद कब्र नहीं लिखा है तो हम क्यों नहीं करते। उनको एक इस बात पर मिल गया। जकात वाला बात पर तो थोड़ा खून पी कर रह गए, अब इस वाले बात पर चाकूबाजी हो गई। मतलब देखिए, मुसलमान ही मुसलमान का विरोधी है, शिया सुन्नी नहीं, सुन्नी सुन्नी का विरोधी है। क्यों? क्योंकि वो अवैध गुगाही कर रहा है, कब्जा कर रहा है। अगर योगी आदित्यनाथ जी का सर्वे हो जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खैर, मैं योगी आदित्यनाथ के इस निर्णय का खैर मकदम करता हूँ, तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि जनाब आपने जो किया है वो इसके पहले किसी ने नहीं किया है। आप हमारे जानिब से आपके लिए एक बहुत ज़्यादा शुक्राना नज़र करते हैं। कृपया इनायत फरमाइएगा और खुदा और ईश्वर आपको बरकत दे, प्रगति दे, क्योंकि आप खुदा के आदमी हैं, खुदा का काम करते हैं और खुदा के लिए करते हैं। या खुदा भी जानते हैं और खुदा का असली बंदा भी जानता है। तो आप पर अपनी इनायत जरूर रखेगी और हम सब लोग और जितना देश का पक्का और सच्चा मुसलमान है अपने दुआओं में आपको याद रखेगा, हम भी रखेंगे। तब तक आप सब एक रहिए, अनेकता में एकता नहीं है। और देखिए योगी आदित्यनाथ जी का आगे आगे की होता है क्या। जय हिंद, वंदे मातरम।